गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सृजन अकेडमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर इस चैनल पर 2 वीडियोस आ चुकी है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, और इसके बाद हमें क्या देखना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमने इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि कल्चर और सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता, इसमें अंतर क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसका टाइम पीरियड, ये सब देखा था। फिर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब हड़प्पा सभ्यता किन किन क्षेत्रों तक फैली हुई थी, हमने ये भी देखा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, हमने ये भी देखा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ से सवाल भी बनता है, वो है इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन क्रियाओं को करते थे, यानी वहाँ का हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। क्या वो कृषि करते थे अपनी आय के लिए, या फिर वो पशुपालन क्या करते थे, या अगर वो व्यापार करते थे तो किन किन चीजों का व्यापार करते थे, और किन किन लोगों से वो व्यापार क्या करते थे। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमने देख चुका है अभी तक, हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। ये रहा। सबसे पहले समझते हैं आर्थिक जीवन क्या होता है। तो आर्थिक जीवन का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति या कोई समुदाय अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे कमाता है, और पैसे कमाने के लिए वो जिन क्रियाओं को करता है, अगर हम उन क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये इनका आर्थिक जीवन था। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखते हैं कि वहाँ का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी, एक संपन्न सभ्यता थी। संपन्न सभ्यता हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो आंतरिक व्यापार भी क्या करते थे, बाहरी देशों से भी व्यापार क्या करते थे, और इनकी जो कृषि थी वो भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और पशुपालन भी यहाँ पर हुआ करता था। इसलिए एक संपन्न सभ्यता थी, मतलब यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। आगे लिखा है कि यहाँ के समृद्ध गांव, यानी कि जो यहाँ के गांव थे वो समृद्ध हुआ करते थे, और शहर भी समृद्ध थे। जैसे कि हमने मोहनजोदारो को देखा था, हड़प्पा को देखा, तो उनको देखने से पता लगता है कि उस काल में भी, ये जो प्राचीन काल की बात चल रही है, उस काल में भी ये जो पूरा प्रदेश है ये अत्यधिक उपजाऊ था। और ये पूरा क्षेत्र उपजाऊ इसलिए होगा क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र आ रहा है वो सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र है। तो जहां जहां सिंधु नदी थी, जहां जहां नदियां होती हैं, वहां नदियों का पानी होता है, और उस नदियों की वजह से वहां की जो जमीन होती है वो काफी उपजाऊ होती है, जहाँ पे कृषि की जा सकती है। इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था वो भी काफी उपजाऊ था। इसमें ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा भी होती थी, आज भी वहां पर वर्षा होती है, और प्राकृतिक वनस्पति संपदा की अधिकता थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर वाला जो आज का एरिया है, या क्या कहते हैं उससे नीचे आप पंजाब वाले एरिया में जाओगे, तो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी आपको जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के जो आर्थिक जीवन है उसकी। सर हम पॉइंट वाइज एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, यानी कि वहाँ का एग्रीकल्चर जो था वो कैसा था, इसे देखते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि ही था, यानी एग्रीकल्चर। वो मेनली क्या करते थे, एग्रीकल्चर क्या करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो, इन दोनों नगरों से हमें एक बहुत बड़ा जो है ग्रेनरी मिलता है। ग्रेनरी क्या होता है, जहां पर भोजन जो होता था, यानी कि जो फसल होती थी, अनाज होती थी, उसको जो स्टोर किया जाता था उसे ही कहा जाता था ग्रेनरी, यानी स्टोर हाउस जिसे कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है अन्नागार, यानी जहां पर अन्न को रखा जाता है उसे अन्नागार कहते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो, इन दोनों नगरों से बहुत बड़ी संख्या में क्या अन्नागार मिला है, अन्नागार के अवशेष। ठीक है, मैं अभी आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा जिसमें अन्नागार के अवशेष दिखेंगे। तो अब ये देखो, किसी भी जगह पर जो अन्नागार बनाया जाएगा या स्टोर हाउस कब बनाया जाएगा, ये तभी बनाया जाएगा जब जो उपज है, जो किसी भी चीज की फसल होती है उसकी उपज जरूरत से ज्यादा होती होगी। क्योंकि अगर फसल जरूरत से ज्यादा है तभी उसे स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए जो ग्रेनरी होती थी वो इस बात का इंडिकेटर है कि यहाँ पर जो फसल थी वो जरूरत से ज्यादा हुआ करती थी, इसीलिए उसको स्टोर किया जाता था। वरना अगर जरूरत से ज्यादा फसल नहीं होगी तो ग्रेनरी बनाने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके कई क्षेत्रों से हमें बहुत सारे जो अनाज हैं उनके दाने मिलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छी अवस्था में कृषि हुआ करती थी। जैसे इन फसलों में हम देख सकते हैं गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, राई और मटर। इस तरह के अनाज के दाने जिनका प्रमाण
हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में पाया जा सकता है। अच्छा, बाजरे के दाने भी मिले हैं गुजरात से। ये कई बार पूछा जाता है सवाल कि बाजरे के दाने जो है वो हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र से मिले हैं, तो याद रखना वो गुजरात से मिले हैं। चावल के दाने भी पाए गए लेकिन वो थोड़े कम पाए गए हैं, और चावल के दाने भी गुजरात और हरियाणा इन क्षेत्रों से पाए गए हैं, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा रागी, सांवा, ज्वार, फलियां, इन सब की खेती की जाती थी। और एक चीज याद रखना कि जो कपास है वो भी सिंधु क्षेत्र में ही की जाती थी। और सिंधु सभ्यता के लोग पूरे विश्व में ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया था। यानी कहा जा सकता है कि सबसे पहले अगर कपास का उत्पादन पूरी दुनिया में किसी ने किया है तो वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया है। चलिए अब कुछ इमेज देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, ये है ग्रीनरी वहां की, यानी कि स्टोर हाउस। तो अब आप इसे बहुत ध्यान से देखना। ये जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि ये वाला एरिया, यहाँ देखिए ये, और ये वाला एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जो जो भी फसल हुआ करती थी उसको इकट्ठा किया जाता था, तो यही ग्रीनरी है। ये इसी का दूर से चित्र लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये खेत है जहाँ पर फसल हो रही है, और ये अवशेष पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों से। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ग्रीनरी का होना, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में जो बहुत सारी फसलें हैं उनके वहां से अनाज के दाने मिलना, ये सब चीजें बताती हैं कि वहां पर कृषि जो है वो उन्नत अवस्था में थी। चलो आगे दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ कि वो जब हड़प्पा सभ्यता के लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, कृषि क्या करते थे, तो किस प्रकार की टेक्निक यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या करते थे। क्योंकि कृषि करने के लिए हम बहुत सारे आज भी टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो अब हमें देखना है कि उस समय के लोग किन टेक्निक्स का यूज करते थे कृषि के लिए। तो सबसे पहले अगर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खेतों की जुताई के लिए वो किसका प्रयोग करते थे, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। याद रखना लोहे का आविष्कार तो अभी हुआ ही नहीं है, तो लोहे के हल तो यहाँ पे नहीं हो सकते इस समय, तो इसलिए खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहली चीज मोहनजोदारो और बनावली, यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि मिट्टी के हल किस क्षेत्र से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनावली। अगर मोहनजोदड़ो याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन बनावली को मत भूलना क्योंकि बनावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से मिट्टी के हल पाए गए हैं। तो अगर बनावली में मिट्टी के हल के नमूने पाए गए हैं तो इससे पता लगता है ये कि वहां पर जो खेत हुआ करते थे उनके जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। साथ ही जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे हैं, मोहरे मतलब क्या है, मोहर मतलब है एज ए करेंसी। हड़प्पा सभ्यता में एक करेंसी की तरह मोहर का प्रयोग किया जाता था। तो वहां पर जो मोहर हुआ करती थी उन पर रेखांकन जो होता है, रेखांकन का मतलब होता है कुछ भी चीज लिख देना या कोई चित्र बना देना, इसे रेखांकन कहा जाता है। तो मोहर पर जो मिट्टी की मोहरें होती थी वैसे भी वो, तो उस पर जो रेखांकन किया जाता था वो किसका होता था, वो भी बैल का होता था। तो इससे ये पता लगता है कि वहां के लोगों को बैल की जानकारी थी और वह खेतों की जुताई के लिए बैल का प्रयोग क्या करते थे। ये चीज है, यानी कि लकड़ी के हल का प्रयोग करते हैं और साथ में बैल का प्रयोग करते हैं किसके लिए, खेतों की जुताई के लिए। अब कालीबंगन जो राजस्थान में एक जगह पड़ती है, हमने कल ये देखा था, तो कालीबंगन से एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी कि एक सबूत पाया गया है कालीबंगन में कि यहाँ पर जो एक खेत है वो जोता गया है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इस खेत में हल से बनी जो आड़ी तिरछी रेखाएं मिलती हैं उससे ये पता लग जाता है कि एक साथ दो दो फसलों को उगाया जाता था यहाँ पर। और फसल काटने के लिए तांबे और पत्थर के जो हाशिया होते हैं जिससे काटा जाता है फसल को, उसका प्रयोग किया जाता था। तो अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में बस दो बातें याद रखना। पहली बात ये कि हड़प्पा सभ्यता से सिंचाई का कोई भी जो एक तरह से प्रमाण है वो उपलब्ध नहीं हुआ है, वो नहीं मिला है। पहली चीज तो कि अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है सोरतुगई नाम की, ये मैंने अंडरलाइन पे कर रखा है, सोरतुगई। अफगानिस्तान में जो सुरतुगई नाम का स्थल है या जगह है वहां पर तो नहरें मिलती हैं, लेकिन वैसी ही नहरें अगर हम देखेंगे तो ना तो पंजाब में पाई जाती हैं और ना ही सिंध वाला जो क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में, ना तो वहां पाई जाती हैं। तो इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सिंचाई की जाती है उसके लिए जो पानी का प्रयोग होता है वो कुओं से मिलता होगा। ऐसा माना जाता है कि जो पानी होता था वो कुओं से लिया जाता था। फिर सेकंड चीज है कि धोलावीरा में जो जलाशय पाए गए, जलाशय मतलब होता है बहुत बड़ा जलकुंड जहां पर पानी भरा जाता हो, मतलब तालाब टाइप का, तो तालाब को जलाशय कहा जा सकता है। तो ये भी सवाल कई बार बनता है कि जलाशयों की जो खोज हुई है हड़प्पा सभ्यता में वो किन स्थलों से की गई है, तो वो धोलावीरा से की गई है। धोलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में। तो गुजरात के धोलावीरा में जो 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 भी
पूरे जलाशय मिले हैं, इनसे भी ये पता लगता है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था, तो यहाँ से पानी जो है वो सिंचाई के लिए लिया जाता होगा, ये अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये लकड़ी का हल है और ये है जुते हुए खेत के साक्ष्य। ये है जो हड़प्पा सभ्यता से हमें मिला है और ये जुते हुए खेत के साक्ष्य। अब यहाँ पे जो बताया गया था कि आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइनें हैं, वो ये हैं जिनसे ये पता लगता है कि एक साथ जो फसलें थी वो की जाती थी। ये हमें कालीबंगा से मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, और लकड़ी का हल कहाँ से मिला गया? बनावली से मिला है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पशुपालन की। तो एक चीज याद रखने की, जो पशुपालन था वो भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था, लेकिन वो उनका सेकेंडरी पेशा कह सकते हैं हम, कि उनका जो ऑक्यूपेशन था वो सेकेंडरी था, प्राइमरी तो उनका एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र है, वहां पे जहाँ पे भी खुदाई की गई है, वहां से मोहरें मिली है, जिसका जिक्र भी हमने किया था, मिट्टी की मोहरें। तो उन पर जो रेखांकन किया गया है, मतलब कि उन पर जो चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों से हमें पता लगता है कि वहां के लोग किन किन जानवरों को, किन किन मवेशियों को पाला करते थे। तो सबसे पहले क्या, अभी हमने जिक्र किया था बैल का, जब हम हल की बात कर रहे थे, कि जो खेतों की जुताई होती है वो बैलों से करते थे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल पाला करते थे। इसके अलावा गाय, तो ये गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर गाय का कोई भी अवशेष नहीं मिला है, तो इसको हम काट सकते हैं, ये गलती से इधर लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, इन सब का पता लगता है। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गाय से परिचित नहीं थे। और ऐसा क्यों है? अब आप ये सोचिए कि बैल है तो गाय तो होगा ही होगा, लेकिन हमें अवशेष नहीं मिला है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो क्या कहते हैं, गाय और शेर, ये दो जानवर ऐसे हैं जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। अच्छा, बाकी ये लोग जो थे कुत्ता बिल्ली भी पालते थे, इनके भी अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, घोड़ा भी पालते थे क्योंकि क्या कहते हैं, घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ऊंट भी पालते थे, ऊंट की हड्डियां मिली है। तो जिन जिन चीजों के अवशेष पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ये लोग पालते थे, और जिनके अवशेष नहीं पाए गए हैं वो माना जाता है कि ये लोग उन्हें नहीं पालते थे, ये चीज। तो अब इसमें हड़प्पा सभ्यता में कुबड़ वाला सांड भी मिला है, ये भी याद रखना। ठीक है, गधे और ऊंट की भी हड्डियां मिली है, तो इसलिए भी क्या कहते हैं, याद रखना। साथ में ये याद रखना कि ऊंट की हड्डी जो मिली है वो कालीबंगा से मिली है। और एक जगह है सुरकोतड़ा, ये पड़ती है गुजरात में, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है ये भी। गुजरात में जो भी क्या कहते हैं हड़प्पाई लोग बसे हुए थे, वो लोग हाथी भी पाला करते थे, तो हाथी भी है। आगे बढ़ते हैं हम। शिल्प और उद्योग। शिल्प का मतलब होता है जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई कर देना, ठीक है, ऊन की कताई कर देना, सूत की कताई कर देना, या क्या कहते हैं रंगाई, या क्या कहते हैं छोटे छोटे आभूषण बना देना, ठीक है, लकड़ी का सामान बनाना, ये सब जो होता है ये सब शिल्प माना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि शिल्प में वो लोग क्या क्या करते थे। तो सबसे पहले ये लोग शिल्प और जो उद्योग संबंधी जो भी इनकी स्किल्स हैं वो उच्च कोटि की थी, मतलब कि काफी हाई स्किल्स ये लोग अपने पास रखते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, शिल्प और उद्योग के मामले में। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग मिट्टी और धातु के बर्तन बनाते थे, क्योंकि हमें देखो कितने सारे मिट्टी के जो नमूने हैं वो मिलते हैं। मूर्तियां बनाते थे ये लोग, ठीक है, औजार और मूर्ति बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की टेक्निक का यूज कर करते थे, उसको हम कहते हैं लुप्त मोम टेक्निक। वो इसमें नहीं है, खैर छोड़ो। तो वो वैसे भी थोड़ा एडवांस लेवल का है। आगे हम बढ़ते हैं। ये लोग क्या करते थे, हथियार भी बनाया करते थे। मैंने भी बताया सूत और ऊन की कताई करना भी शिल्प में आता है, जो कि ये लोग करते थे। बुनाई करना, रंगाई करना, आभूषण बनाना छोटे छोटे, और मन के यानी कि मूर्तियां बनाना, लकड़ी का सामान बनाना, ये सभी, बैलगाड़ियां, नौकाएं मतलब कि नाव बनाना, ये सभी क्या थे, ये सब इनको कहा जाता है, ये सब चीजें शिल्प के अंतर्गत आती हैं। और ये सभी जो काम है ये हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शिल्प और उद्योग के मामले में भी काफी आगे थे। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिल्पकारी करते थे, यानी कि जो मिट्टी वगैरह के बर्तन बनाते थे, वो किस प्रकार के हुआ करते थे। ये एक शिल्पकार है जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, और ये मिट्टी के बर्तन है, जिसे देख के आप पता लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिल्पकारी करते थे वो एक उच्च कोटि की शिल्पकारी हुआ करती थी। आप देख सकते हो कितने परफेक्टली इसको डिजाइन किया गया है, कितनी अच्छी तरह से इसको शेप दी गई है, और ये उस टाइम पे बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इधर देखिए, ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक मिट्टी का बर्तन है। आगे देखिए,
अब आप इधर देखिए, ये जो डिजाइन की गई है कितनी बेहतरीन डिजाइन की गई है इसके ऊपर। ये वो बैलगाड़ी है जो बनावली से पाई गई है। इसके अलावा ये भी एक बर्तन है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो इन पिक्चर से आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ की जो भी स्किल थी, जो शिल्पकारी थी, यानी कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे वो लोग काफी अच्छा काम करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, यानी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पुरातत्वविद, वो कौन होते हैं। देखिए, पुरा मतलब होता है पुराना या पुरानी, और तत्व मतलब होता है कोई भी एलिमेंट, और विद मतलब होता है विद्वान। इसका मतलब जो लोग पुराने तत्व यानी पुराने एलिमेंट उनके विद्वान होते हैं उन्हीं को पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये तो एक किताबी लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो क्या होता है कि जब भी कहीं पर खुदाई की जाती है और खुदाई के बाद मान लो कोई कंकाल मिला, कोई हड्डी मिली, या लकड़ी की कोई चीज मिली, लोहे का कुछ मिला, या किसी भी धातु की कोई भी वस्तु जो मिलती है, जो इनका अध्ययन करता है, जो इनको समझ पाता है, जो इनके माध्यम से इतिहास का पता लगाता है, उसे ही हम साधारण भाषा में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कई बार ये सवाल बनता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे यानी कि पुरातत्वविद, वो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों की खुदाई की होगी तो उन्होंने ये कैसे पहचाना होगा कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन हुआ करता था, यानी यहाँ पर शिल्प का काम हुआ करता था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे वो क्या करते थे, पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, या शंख, शंख आप लोगों को पता होगा, तांबा, इस तरह के जो कच्चे माल हुआ करते थे, यानी पत्थर के टुकड़े, शंख हो गए, तांबा हो गए, इस तरह के कच्चे माल या औजार, या फिर आदि वस्तुएं, अपूर्ण वस्तु मतलब आदि वस्तुएं, या फिर कोई भी ऐसा माल जो शिल्पियों ने फेंक दिया है, या फिर वहां का जो कूड़ा करकट, इन सब चीजों से आर्कियोलॉजिस्ट उत्पादन केंद्रों की पहचान करते थे। सिंपल सा मतलब है कि इससे वो लोग ये पता लगाते हैं कि इन क्षेत्रों में शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। अब देखो, उदाहरण के लिए जैसे वस्तुओं को बनाने के लिए काटे जाने वाले पत्थर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था ताकि उससे वस्तुएं बनाई जा सके पत्थर की। तो जो भी वस्तुओं को बनाने के लिए जो पत्थर काटे जाते थे, या फिर कोई भी पत्थर जो अनुपयोगी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े उन्हीं केंद्रों पर, जो उत्पादन केंद्र होता था, उन पर फेंक दिए जाते थे, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। तो अब यही जो पत्थर फेंके हुए थे, यही अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, और इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। इसी प्रकार जब बेकार बड़े टुकड़ों से छोटे आकार की वस्तु बनाई जाती थी तो बहुत से छोटे छोटे जो बचे हुए टुकड़े होते थे वो उसी स्थान पर छोड़ दिए जाते थे। सिंपल सी वही बात है दोबारा से। इसीलिए जो भी बहुत सारे स्थल हैं जहां पर ऐसी वस्तुओं के ढेर मिले हैं, उन्हीं चीजों से पुरातत्वविद इनकी पहचान करते हैं कि ये जो क्षेत्र था ये उत्पादन केंद्र रहा होगा। अब हमें याद ये रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। सबसे महत्वपूर्ण शहर अगर मैं बताऊं जो आपको याद रखना है वो है चनहुदड़ो। जितने भी शीशे, कंगे या लिपस्टिक, ऐसी जो चीजें हैं, जो भी जितना भी मेकअप का सामान जो मिला है वो चनहुदड़ो से ही मिला है, और इसी क्षेत्र से ऐसी सारी वस्तुएं मिली है जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। इसके अलावा लोथल, धोलावीरा गुजरात, लोथल भी गुजरात में है, नागेश्वर, बालाकोट ये भी गुजरात में है। तो ये सभी जो थे ये शिल्प उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। चन्नदुड़ो की छोटी सी बस्ती लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में लगी हुई थी। मैंने नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से चूड़ियां मिली है, चूड़ियां बनाना भी एक शिल्प का ही काम है, करछियां और इस तरह की चीजें यहाँ पाई गई हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। मैंने अभी आपको बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाए थे जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया था, उन पर कलर भी किया गया था। तो इसमें यही बता रखा है कि सुंदर बर्तन बनाए जाते थे, कलात्मक बर्तन यानी कि जिन पर थोड़ी बहुत कलाकारी की जाती थी वो बर्तन बनाए जाते थे। लाल और काले रंगों से रंगा जाता था, मैंने भी बताया कि कलरफुल हुआ करते थे। इनको बर्तनों को चमकीला, चिकना बनाया जाता था, और नक्काशीदार, नक्काशी मतलब होता है कुछ भी ज्योमेट्रिक पैटर्न में उन पर डिजाइन बनाना, ये सब होता है नक्काशी करना। दोस्तों, ये था हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।